नमस्कार। हमारे सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस वार्ता में जिसे हमारे माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी एड्रेस करेंगे, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पर हम आभारी है क्योंकि आज मौसम भी और खबरें भी कुछ चल रही है लगातार, इसके बावजूद आ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दी। आप और हम और दिल्ली के लोग जब शहर में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जिस तरह का ट्रैफिक के हालात पिछले दिनों में हुए, आज कहीं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के लिए भी हमें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उससे दिल्ली सभी लोग जुड़ रहे हैं। आप सब हमारे पत्रकार मित्रों को भी उसे फेस करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोग बहुत परेशानी में है। उसके साथ साथ इस सरकार ने जिसने कथनी और करनी में 6 महीने में स्पष्ट और बड़ा अंतर नजर आ रहा है। सरकार में आने से पहले जब बहुत सारे वायदे जुमले अलग अलग चीजें, गरीबों के हित की बात, लेकिन गरीबों की दुनिया बड़े स्तर पर तय नहीं थे। बाद में जब दबाव बना, जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और देवेंद्र जी ने वहां अलग अलग दौरे किए तो सरकार ने उस प्रेशर में उसको रोका। लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीजें, विशेषकर दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, वो दो ही चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, डीटीसी पे और मेट्रो। और दिल्ली में अब चर्चा हो गई है कि दिल्ली इंतजार कर रही है बस वेटिंग, क्योंकि बसें बड़ी संख्या में गायब हो गई हैं सड़क से। और ये सरकार कहती तो कुछ और थी, तो हमने कहा इतनी करनी और करने में बहुत अंतर है। वही मेट्रो में आपके माध्यम से जो जानकारी आई है, बड़े स्तर पे लोगों ने रिएक्ट किया है, रेटिंग बढ़ा दी है बिना किसी। तो ऐसी जनहित और जनकल्याण के मुद्दों से जुड़ी हुई आज की ये प्रेस वार्ता है, जिसमें आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी इस पर चर्चा करेंगे। और हर दिल्ली के हर निवासी को ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हमारे लोग हों, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हों, जिस पर बड़ी जोर शोर से उद्घाटन अभी किया गया है, तो उन सभी विषय पे आदरणीय देवेंद्र जी इसको संबोधित करेंगे। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आप सबके बीच अपनी बात। धन्यवाद अनिल जी। सम्मानित साथियों, जैसा कि भाई अनिल जी ने बताया कि जो आज के हालात दिल्ली में, अगर किसी एक साधारण पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उसे बस का इंतजार करना पड़ता है और किस तरीके से ये सारी चीजें एक आम आदमी को असर करती हैं। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी ये प्रेस वार्ता कुछ उन्हीं मुद्दों को लेकर रहेगी। मुझे दुख होता है कि आज जहां दिल्ली बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही है, वहीं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक आम व्यक्ति की जेब काटने में लगी हुई है। सुविधा के नाम पर लगातार घटती व्यवस्थाएं और किराए के नाम पर लोगों की जेब को काटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मुझे दुख होता है इस बात का कि एक तरफ तो महिलाओं को फ्री बस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले 1.5 साल में ही लगभग 2400 बसें जो है वो दिल्ली की सड़कों से गायब हो गई हैं। जो आंकड़ा जनवरी 2024 में 8240 8240 हुआ करता था, वो आज जुलाई 2025 में
दिल्ली की सड़कों पर मात्र 5835 बसेस आज रह गई हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो सीएनजी की बसें जनवरी 2024 में 6940 6940 बसें चला करती थी, जो अब जुलाई में 2920 ही रह गई है। इलेक्ट्रिक बसें जरूर इस दौरान थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन जो दावे रेखा जी ने अपने बजटीय भाषण में किए या अलग अलग मौकों पर जिस तरीके से बात की थी कि लगभग 5000 वो नई इलेक्ट्रिक बसेस इसी फाइनेंशियल ईयर में ऐड करने जा रहे हैं, वो लक्ष्य काफी दूर नजर आता है। और वो इसलिए नजर आता है कि आज जुलाई 2025 की बात करें तो मात्र 2915 ही बसें आज तक इलेक्ट्रिक बसेस रोड पर आ पाई हैं। कुल मिला के जो बसेस 8240 हुआ करती थी वो 5835 आज लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से अभी अनिल जी कह रहे थे कि आज किसी को फोन करो, किसी से बात करो तो वो कहता है कि मैं बस की क्यू में खड़ा हूं और बस का इंतजार कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं सत्य इसलिए नजर आता है। और इस 1.5 साल में से अगर हम सिर्फ 7 महीने जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उसकी भी बात करें तो इस दौरान 2217 सीएनजी बसेस इस दौरान सिर्फ 7 महीने के अंदर हटी हैं, जिसमें बाइफिकेशन अगर मैं पढ़ूं तो फरवरी में 448 बसें कम हुई, मार्च में 345 बसें कम हुई, अप्रैल में 111 बसें हटा दी गई, मई में 232, जून में 96 और जुलाई में 985 बसेस जो सीएनजी की बसेस थी उनको सड़कों से हटा दिया गया क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। और लगातार एक्सटेंशन देने के बावजूद उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से घोटाला लगातार होता रहा और इनके एग्रीमेंट लगातार बढ़ते रहे, लेकिन उसके सबके बावजूद लगभग 2217 सीएनजी बसेस इस 7 महीने के अंदर अंदर दिल्ली की सड़कों से हटा ली गई हैं। और अगर मैं इसी दौरान कितनी बसें जुड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस जैसा मैंने कहा कि बजट का अनाउंसमेंट भी था और विभिन्न मौकों पर इनके नेतागण और मुख्यमंत्री जी ये कहती रही हैं कि लगभग 5000 बसेस हम इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ जाएंगे। हालात ये है कि मात्र 785 बसेस अभी उसमें ऐड हुई हैं पिछले 7 महीने के अंदर, और यही स्पीड रही तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बसें और ऐड हो पाएंगी। पहले से चल रही अगर बसों को काउंट करते हैं तो 785 करीब है, लेकिन इस 7 महीने में केवल 280, 105 और 400 कुल मिला के 785 बसेस जो है वो ऐड हुई है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि 7 महीने में मात्र 785 बसेस ऐड होना अगले 5 महीने में किस तरीके से ये अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, ये मुझे बहुत शक है उस बात का। और जो जुड़ी है उनकी भी हालत ये है कि आप यदा कदा कहीं पर भी देखते हैं तो या तो वो ओवरलोडिंग की वजह से भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स की वजह से जगह जगह पर वो खड़ी हुई आपको खराब नजर आती है। साथियों, मैं एक बात, अगर इनके बजट के अनुसार भी हम चलें कि 2080 बसें जो आने वाले 5 महीने में ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो भी हालात ये है कि जो 2217 सीएनजी की बसें अभी 7 महीने में हटी हैं, अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष तक लगभग 1680 बसेस और हटने का अनुमान है। और अगर इनके कहे अनुसार भी ये 5000 का आंकड़ा छू लेते हैं
तब भी कहीं ना कहीं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1032 बसें दिल्ली में कम चल पाई। ये तब है जब हम ये मान लें कि जो 5000 बसेस का वादा इन्होंने किया है उसको पूरा कर लें, तो होना बहुत मुमकिन सा नजर नहीं आ रहा है। ब्रेकडाउन की वजह से इलेक्ट्रिक बसें भी, और खासतौर पे क्योंकि सीएनजी बसेस सारी वही बसेस हैं जो माननीय शीला जी के समय में कांग्रेस की सरकार ने दी थी, उनका समय पूरा होने के पश्चात उनका एक्सटेंशन तो किया जा रहा है, लेकिन जब भी केजरीवाल जी ने सीएनजी बसेस नई खरीदने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो टेंडर पूरी तरीके से फेल हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दौरान कोई नई बसें ऐड नहीं हो पाई। एक मैं ये मानता हूं कि जो ये 40 लाख हमारे प्रतिदिन के कम्यूटर्स हैं, आज उनको बस के इंतजार में घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। इन बसों की नेचुरल सी बात है, जब नंबर ऑफ बसेस कम होगी तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी। अगर मैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही चले तो भी जो एक अनुमानित 20,000 2041 का जो मास्टर प्लान है, अगर उसके अनुसार हम बात करें तो दिल्ली में लगभग 18,000 से 21,000 बसेस सड़कों पर होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना मास्टर प्लान है, जिसमें बहुत कम इनपुट्स मैं मानता हूं कि आम जनता की ली गई है, लेकिन इस आंकड़े के अनुसार, जिसके अनुसार 60 से 70 बसें हर 10 लाख की आबादी पे होनी चाहिए, पहले हम इस बारे में अक्सर ये बात किया करते थे कि 11,000 बसें हमारे दिल्ली को चाहिए, लेकिन बढ़ी हुई आबादी के अनुसार 2041 का जो आंकड़ा है, जो इनका मास्टर प्लान है, उसके अनुसार आज लगभग 18 से 21,000 बसेस दिल्ली की सड़कों पर होनी चाहिए, जो टारगेट से बहुत दूर है। इसके साथ साथ साथियों, मैं ये मानता हूं कि ये बढ़ी हुई कीमतें, ये सड़कों से बसेस गायब होना, और कहीं ना कहीं जो पुरानी बसें हैं उनको एक्सटेंशन देकर चलाना, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण को भी ऐड करती है। ये बढ़ावा देती हैं प्राइवेट जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और प्राइवेट कार्स को, क्योंकि लगातार हमने देखने में आया है कि बसें लगातार घट रही हैं और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर चलने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीएससी के डाटा के अनुसार जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो लगभग 51% इन वाहनों की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं जहां महंगाई, बेरोजगारी, गरीब आदमी की पॉकेट पे वार के साथ साथ ये कहीं ना कहीं दिल्ली का जो वातावरण है उसको भी खराब करने में डीटीसी और इस सरकार की लापरवाही साफ नजर आती है। हमारा ये कहना है कि इस सरकार को सिर्फ वादे और बातें से उठकर कहीं ना कहीं इनको धरातल पर वो चीज करने की जरूरत है। आज दिल्ली का विशेष रूप से गरीब तबका और जो सुदूर गांव की तरफ लोग रहते हैं, उनके लिए कम्यूटिंग आज एक सपना भर रह गया है और वो पूरी तरीके से अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। साथ ही इसी तरीके से जहां बसों की बात मैंने की, एक और आप लोगों ने अभी जानकारी में आया होगा कि दिल्ली में UER-2 के नाम से एक तीसरा रिंग रोड दिल्ली के लिए बनाया गया है। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि इसका जो प्रारूप तैयार हुआ वो 2012 में हुआ
जब कांग्रेस की सरकार थी, अजय जी उस समय यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, और मास्टर प्लान के निरंतर रिव्यू में ये बात 2012 में सामने आई कि दिल्ली को एक तीसरे रिंग रोड की जरूरत है। हमें खुशी है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को 2 रिंग रोड पहले से दिए, जिसकी वजह से हमारा चलना बहुत आसान हुआ। लेकिन समय के अनुसार एक तीसरे रिंग रोड की जरूरत थी, जिसका सपना कांग्रेस की सरकार के दौरान हमने देखा। उम्मीद थी कि ये सपना समय पर साकार होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार निरंतर इसमें डिले होते हुए 2012 वाला जो काम था वो 2025 में पूरा हुआ, और इसमें बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी इस दौरान सीबीआई की इंक्वायरीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगी। मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ी शर्म आती है कि ये वही UR2 है जो देश में सबसे महंगा, प्रति किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो रोड बनने का काम इसी UER का हुआ है। लगभग 150 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से ये रोड तैयार हुआ है। हमको आपको पता है कि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बड़े शो के साथ इसका प्रचार किया, बताया कि 11,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, और अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो 55 किलोमीटर वो है, तो उसके अनुसार 34 किलोमीटर जो है उसमें लगभग 150 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की लागत इस UER में आती है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लगातार डिले के बाद ये शुरू तो हुआ, लेकिन इसमें एक और कीर्तिमान दिल्ली के लिए बहुत दुख की बात है कि दिल्ली के लिए एक बहुत ही महंगा टोल, और ये भी मैं कहूं कि दिल्ली में पहली बार दिल्ली के कम्यूटर्स के ऊपर टोल लगाया जा रहा है। तो ये पहला ऐसा रोड है जिसके ऊपर इस तरीके का टोल लगाया जा रहा है। हमारा ये मानना है पूरे देश में जहां से ये रोड निकलते हैं, जहां से भी नेशनल हाईवेज निकलते हैं, वहां पर अक्सर ये देखा गया कि जो 20 किलोमीटर की रेंज के गांव आते हैं या वहां की हैबिटेशन होती है, तो उनको उसको फ्री यूज करने का प्रावधान किया जाता है। लगभग 150 रुपए महीना जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनसे चार्ज किया जाता है, और जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके भी रेट्स काफी कम रखे जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा पहला रोड है जिसमें दिल्ली के पड़ोस के लोग जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एक्वायर की, वो मार्क मुझे याद है 22 से 23 लाख रुपए पहले सर्कल रेट हुआ करता था। पहली एक्वायरमेंट 22-23 लाख रुपए के हिसाब से हुई। उसके पश्चात 56 लाख जो रिवाइज शीला जी ने किया था सर्कल रेट, उसके हिसाब से किसानों को उसका मुआवजा मिला। उनके बीचों बीच से ये रोड जाता है, लेकिन आज उनको उस रोड पे यूज करने के लिए इतना बड़ा जो टैक्स है, जो टोल टैक्स है, वो भरने को मजबूर किया जा रहा है। ये पहला ऐसा रोड है जहां पर 350 रुपए हर कम्यूटर से पास 350 रुपए का जो 20 किलोमीटर की रेंज है उसमें नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मात्र 350 रुपए में ये जो कि 150 रुपए होना चाहिए था, जो पूरे देश में एक मानक लागू है उसके अनुसार, लेकिन उनसे 350। और उसमें भी एक और कंडीशन ये लगाई गई है कि जो व्हीकल्स दिल्ली के उस डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्टर्ड हैं केवल वही उसका लाभ ले सकते हैं, जबकि
पूरे देश में। और मैं ये मानता हूं कि दिल्ली जैसा प्रदेश जहां पर देश के विभिन्न कोनों से आकर लोग रहते हैं, चाहे वो हरियाणा से आए, बिहार से आए, जो अपनी गाड़ी वहां से यहाँ लेकर आता है, उसका रजिस्ट्रेशन तो माफ कीजिएगा उसी स्टेट में होगा, लेकिन उसका अगर रहने का प्रूफ देखेंगे तो वो इसी आसपास में रहने वाला मिलेगा। तो हमारी ये मांग है इस मंच से भी, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग भी करूंगा कि जो 350 को कम से कम सबसे पहले तो फ्री किया जाना चाहिए। दूसरा, जो वहां के रेजिडेंट्स हैं उनके रेजिडेंट प्रूफ के अनुसार उनका फ्री पास बनाया जाना चाहिए, ना कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के अनुसार। साथियों, ये एकमात्र ऐसा रोड है, अगर इस पूरे स्ट्रेच की हम बात करें तो लगभग 34.15 तो 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लेकिन जब आप लोग इस पे चढ़ेंगे तो आपसे 119 किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं चलूंगा 34 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है और इन्होंने इस तरीके से इस टोल की कैलकुलेशन की है कि वो 119 किलोमीटर के हिसाब से हमसे टोल की वसूली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है कि सबसे महंगा टोल ये हमारे यहाँ पर है। और इसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि कार जीप वैन 235 सिंगल यात्रा के लिए, एक दिन का रिटर्न यात्रा 350 रुपए, मासिक अगर आपको बनवाना है तो 7765 रुपए का। और वाणिज्यिक वाहनें जो जनपद के भीतर पंजीकृत हो उनको आधी छूट दी गई है। तो हम ये मानते हैं कि ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। उनके पहले से ही, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली आज बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में जिन लोगों की जमीनें बहुत सस्ते दामों पर इन्होंने ली हैं उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज कुछ गांवों की वहां के पंचायत हुई है। हम उन गांवों की पंचायतों का समर्थन करते हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जो 20 किलोमीटर की रेंज के लोग हैं उनको पूरी तरीके से इससे छुटकारा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों, हमारा ये भी इसके साथ मांग है कि जो टोल टैक्स है उसको, अगर 34 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा हूं तो हमसे 34 किलोमीटर के ही पैसे वसूले जाने चाहिए। अगर मैं 20 किलोमीटर चल रहा हूं तो 20 किलोमीटर के पैसे हमसे वसूले जाने चाहिए। जबकि जैसा मैंने कहा उसकी चौड़ाई के अनुसार उसके इक्विवेलेंट इन्होंने 119 किलोमीटर का उसको स्ट्रेच बना दिया है। तो ये पूरी तरीके से गरीब लोगों की जेब के ऊपर डाका है। इससे निश्चित ही जो हर एक कम्यूटर उस पर चढ़ेगा उसकी जेब काटने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इस सरकार ने बनाया है। मेरा इसके साथ साथ, क्योंकि मैं खुद भी गांव से आता हूं और मुझे ये लगता है कि गांव के लोगों के साथ जब इसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ उस समय भी धोखा हुआ है, उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और इसके यूज में पूरी तरीके से छूट दी जानी चाहिए। साथियों, तीसरा इसी के साथ साथ जुड़ता हुआ, क्योंकि आज हम कम्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें चाहे UR2 हो, बसों की व्यवस्थाएं हो, या तीसरा बड़ा मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले DMRC ने लगभग 1 रुपये से 4 रुपये तक जो किराया था उसको बढ़ाने का एक फरमान जारी किया है। साथियों, मुझे बताने में कोई हिच नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की जनता से बिना सलाह किए, दिल्ली की जनता से बिना सलाह किए ये रैंडमली रेट्स बढ़ा दिए गए हैं।
मुझे दुख होता है इस बात का, क्योंकि ये जो इनकी बढ़ोतरी है, इनका कहना ये है कि फेयर फिक्सेशन कमेटी जो 4 नंबर थी, उसका जो चौथा वो था, उसमें पिछली बार ये जो किराया बढ़ा था वो 2017 में बढ़ा था, और उस फिक्सेशन कमेटी ने तय किया था सलाह करने के पश्चात कि इसका किराया बढ़ना चाहिए। उसी समय इन्होंने एक क्लॉज लगाया कि आगे से 2017 में ये क्लॉज कि जनता से सलाह कर कर ही ये हटाया जाना चाहिए, वो क्लॉज 2017 में ही हटाने का काम किया। आम आदमी पार्टी जो घड़ियाली आंसू मैं कहता हूं कि अक्सर बहाती है, अब उनको जरूर कमियां नजर आती हैं, लेकिन दुख की बात यह है, कल मैं इनके भाषण सुन रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि जब तक हमारी सरकार थी हमने किराया नहीं बढ़ने दिया। अचंभे की बात यह है कि आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 2017 में जब ये किराया बढ़ा था तो 91% किराया बढ़ाया गया था, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि चैप्टर 5 है, और इसका जो रिपोर्ट नंबर 11 ऑफ 2021, सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल राइडरशिप ऑफ द एंटायर डीएमआरसी नेटवर्क वाज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर द पीरियड 11-12 टू 16-17। ये मैं इस पे आता हूँ, ये जो उसमें 91% की बढ़ोतरी पहली बार 2017 के अंदर की गई। ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर देयर वाज स्टीप इंक्रीज इन फेयर बाय 91% ड्यूरिंग 2017 एंड 2018 एज पर फोर्थ फेयर फिक्सेशन कमेटी विच इम्पैक्टेड द राइडरशिप। और ये एक ऐसा कारण भी था जिसकी वजह से जो टोटल राइडरशिप थी पर किलोमीटर मेट्रो की, उसमें वो घट गई, क्योंकि किराया जब महंगा हुआ तो लोगों को अपनी पर्सनल गाड़ी से चलना ज्यादा सुविधापूर्वक लगा। और मैं मानता हूं कि इसके और भी 2 कारण थे कि लोग जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसका इंतजाम नहीं किया गया इस पूरे काम में। और ये बात जो है फोर्थ फेयर फिक्सेशन कमेटी ने स्वतः किराया संशोधन फॉर्मूले फेयर के माध्यम से किराए में संशोधन की सिफारिश की थी। ये अभी डीएमआरसी ने भी अपना ट्वीट किया है। साथियों, मेरा ये मानना है, और मेरा नहीं मानना है, जैसा कि ये रिपोर्ट कहती है कि जो मेट्रो की राइडरशिप पर किलोमीटर 2011-12 में जहां 9,921 हुआ करती थी, इस 2017-18 के किराए के फिक्सेशन के बाद 2019-20 में ये रेशो जो है वो 8543 रह गई, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सारा इस जो सीएजी की रिपोर्ट में उसी का मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कोई डाटा इसमें नहीं दे रहा हूं। और कहीं ना कहीं सीएजी ने ये पाया कि ये जो डिक्रीज हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी नोडल इंटीग्रेशन। जब ये मेट्रो का सपना देखा गया था तो ये भी सोचा गया था कि लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए और कैसे विभिन्न पहलुओं से व्यक्ति अपने घर तक इस मेट्रो की लास्ट माइल की कनेक्टिविटी का फायदा ले सके, ताकि उसको एक सुगम यात्रा का आनंद ले सके। लेकिन क्योंकि इन दोनों ही तीनों चीजों पर इनकी तरफ से वो रखा गया। एक और जो बात मैं मानता हूं और जो इसमें रिपोर्ट में कहती है, क्योंकि उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू काफी मेट्रो का आया, लगभग 6,000 करोड़।
उसका मुख्य कारण भी कोई कम्यूटर्स की कमी की वजह से नहीं आया। इस दौरान हमारी मेट्रो की लाइनें तो बढ़ी, लेकिन राइडरशिप घटी। उसका कारण मैंने बताया कि 2017 में रेट बढ़ना एक मुख्य कारण था। इसके साथ साथ जो कोविड के दौरान मेट्रो को अगर लॉसेस झेलने पड़े, तो कोविड के दौरान जो 1.5-2 साल मेट्रो बंद रही, उसके कारण झेलने पड़े। और उनकी मिसमैनेजमेंट और जो उनकी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम है साथ के साथ, और एडवर्टीजमेंट का जो लॉसेस हैं, वो यही 3 बड़े कारण हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली सरकार का नुमाइंदा जब इस रेट फिक्सेशन की कमेटी में बैठता है, तो वो कोई आवाज नहीं उठाते और मनमर्जी तरीके से इन किरायों को बढ़ाया जाता है। हमारा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में इस तरीके की चीजें इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में जो बातें की थी, वादे किए थे, कहीं ना कहीं महिलाओं को फ्री राइडरशिप की बात की थी, वो सारे सपने जो है वो खोखले नजर आते हैं। और लगातार ये सरकार आम जनता की जेब काटने का काम कर रही है। धन्यवाद। साथियों, आपके जो सवाल है